तो हमने यहाँ सब डिस्कस कर लिया था। यूनियन बजट 2000 जो है 24-25 का जो आया है, हमें वहां से डिस्कशन स्टार्ट करना है। ओके, तो जल्दी से वहीं पर आते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल वही डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें भी जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है उन पे भी हमारा फोकस होगा। ठीक है, बाकी डिस्कस करने के लिए तो बहुत कंटेंट है, बट हमें केवल उन पॉइंट पे फोकस करना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पे जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम यूनियन बजट 2024-25, देखिए बजट तो बहुत बड़ा होता है, फिर भी जो है हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से लगी वो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो हम केवल उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वित्त और कारपोरेट मंत्र मामलों की जो मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में संघ बजट 2024-25 प्रस्तुत किया है, और ये कहा है कि भारत की जो मुद्रास्फीति लगातार कम, स्थिर और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कोर मुद्रास्फीति वर्तमान में 3.14% है। यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि हमारी 4% के आसपास ही मुद्रास्फीति होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है ये चीज़ ध्यान में रखना है, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो बस हमने समझने के लिए यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जो हमारा इंटरिम बजट है उसमें फोकस किया गया है 4 मेजर पॉइंट पे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट मेंशन इन द इंटरिम बजट द फोकस इज ऑन 4 मेजर कास्ट। ठीक है, कौन सी मेजर कास्ट है जिन पे फोकस किया गया है? तो इसमें सबसे पहला है गरीब, जिनको पुअर कहा जाता है। दूसरा है महिलाएं, यानी कि वुमेन। तीसरा है यूथ, यानी कि युवा। और चौथा है अन्नदाता, यानी कि फार्मर, किसान। तो जो हमारा अंतरिम बजट 2024-25 है, इसमें 4 मेजर चीजों पे फोकस किया गया है। इन 4 चीजों के बारे में जो है सीरियस होकर बात की गई है, और ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस की। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना जब आई थी तो वो एग्जाम में पूछी गई थी, उसमें 5 पॉइंट थे। ठीक है, हालांकि वो कोविड के दौरान आई थी, बट वो कहीं ना कहीं बजट के बहुत भारी शेयर को कवर करती थी, तो वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो वहां से प्रश्न आया था, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न बनने की संभावना है। तो हमें ये याद रखना है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में जो मुख्य फोकस उनका 4 प्रमुख वर्गों पर है, जिन्हें इंग्लिश में कास्ट शब्द यूज किया है। उसमें गरीब, ठीक है, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। तो ये जो है आप अपने शार्ट नोट्स में जो है शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तो एक दो ऑप्शन इसमें से जो है कंफ्यूजिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें ये चीज़ें रटने के लिए ही हम कहेंगे कि हाँ रट ही लो ये, क्योंकि 4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से रटना जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये हमें याद रखना है कि जो हमारा एंट्री बजट है उसमें इन 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। जो बजट की थीम है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। बजट की थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ठीक है, कि पूर्ण वर्ष और उसके बाद की ओर ध्यान देते हुए इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, जो हमारे जो है मिडिल और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, और मध्यम वर्ग, इन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की। इसका उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है। हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न बन सकता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस बजट में जो मेन विशेष रूप से जो फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, तो रोजगार पे किया गया है, कौशल विकास एमएसएमई पे किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ये जो है बजट की कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बजट की थीम भी है। इसके बावजूद 9 सेक्टर जो है ऐसे हैं जिनमें बजट में प्रायोरिटी दी गई है, यानी कि बजट के अंतर्गत उन चीज़ों पर विशेष बात की गई है, और आने वाले टाइम पे उन चीज़ों को ध्यान में रहकर ही रखकर ही
जो है योजनाएं कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे। तो ये 9 प्रायोरिटीज है। ठीक है, 9 प्रायोरिटीज है। तो आप देख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों का बराबर ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि दीप यादव सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो किसी के साथ कोई जो है, कहने का मतलब है सबका बराबर ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है, भारत की दिशा में बजट सभी के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित 9 जो है प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की योजना बनाता है। जो हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं उन पर फोकस किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने जो 4 फोकस, जहाँ पर हमने यूथ, किसान, अन्नदाता फोकस किया था, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो जाता है वहां से, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ये हमारे अन्नदाता से रिलेटेड होगा। ठीक है, यूथ की बात इसमें की गई है, वो रोजगार कौशल विकास यूथ से रिलेटेड हो जाएगा। समावेशी मानव जो है संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ये हमारा जो फोकस के 4 कास्टेस हैं उसमें महिलाएं एक है, तो ये वहां से रिलेटेड होता है। और जो एक पुअर सब यूज किया गया है, गरीब लोगों को कवर किया गया है फोकस के 4 क्षेत्रों में, तो वहां से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले की 3 तो है, चारों को कवर कर रहे हैं। इसके बाद निर्माण और सेवाएं, फिर शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, और ऊर्जा सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है काफी महत्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा। और इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके सुधार पर फोकस किया जाएगा। तो ये 9 प्राथमिकताएं बजट की हैं, जो इस बार बजट पेश किया गया है। 9 प्राथमिकताएं हैं। इसमें से आप सारी अगर याद नहीं करना है तो 4-5 याद कर लीजिए, ताकि आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें अगर प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, इसके बाद बजट के अंतर्गत ही कुछ स्कीम के बारे में चर्चा की गई है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से एक है पूर्वोदय प्लान, यानी पूर्वोदय योजना। क्या है ये योजना? सरकार एक योजना पूर्वोदय तैयार करेगी। ठीक है, जो देश के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से राज्य होंगे, जिसमें बिहार होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा और आंध्र प्रदेश, ये राज्य इसमें शामिल होंगे। सरकार इनके विकास के लिए, समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। ये योजना मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल करेगी, ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत प्राप्त करने के लिए एक जो है ग्रोथ इंजन के तौर पर यूज किया जा सके। यानी कि दिस will be cover human resource development, infrastructure and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain the विकसित भारत। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोदय योजना अगर पूछी जाए किससे संबंधित है, तो पूर्वोदय योजना को आप नॉर्थ ईस्ट से मत समझ लेना। पूर्वोदय योजना में जो मेन फोकस होगा वो इन राज्यों पर होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद एक और स्कीम जो मैंने बजट से ही कवर की है, वो कौन सी है? वो स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए किसकी? ट्राइबल कम्युनिटीज की। ठीक है, जैसे हमने एक लास्ट स्कीम जो क्लास ली थी करंट अफेयर्स में, प्रधानमंत्री जनमन योजना भी डिस्कस किया था, वो भी उसी से रिलेटेड थी। किससे? विशेषकर जो है पीवीटीज और ट्राइबल कम्युनिटीज से। तो ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये भी ट्राइबल कम्युनिटीज के कंडीशन को सुधारने के लिए, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लॉन्च करेगी। तो इस स्कीम के तहत ट्राइबल विलेज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। यानी कि वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा की है, और इसमें कहा है कि जो हमारी जनजातीय समुदाय है, ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेगी। तो हमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि ये योजना किसके लिए है। तो ये योजना किसके लिए है? जनजातीय समुदाय के लिए। क्योंकि एक शब्द में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस योजना का संबंध किससे है? युवा, जनजातीय समुदाय, महिलाएं,
बच्चे, वृद्ध, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ये अभियान जनजातीय प्रधान गांव, यानी कि जिन गांव में जनजाति ज्यादा रहती है, और आकांक्षात्मक जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए पूर्ण कवरेज अपनाएगा, जिसमें 63,000 गांव शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। कितने लोगों को इसमें लाभ मिलेगा? गांव की संख्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इंडियन सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर 2024। हमारी लास्ट जो क्लास थी करंट अफेयर्स की, उस पर हमने डिस्कस किया था। पहले कॉन्फ्रेंस के स्थान पर कांग्रेस शब्द का प्रयोग होता था, बट ये जो 12th इंडियन सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस है, इसी में ये चेंज लाया गया है। इसी में कांग्रेस की जगह पर जो यानी कि कांग्रेस की जगह पर कॉन्फ्रेंस शब्द लाया गया है। ठीक है, कांग्रेस जो शब्द है उसको रिप्लेस किया गया है किसी कॉन्फ्रेंस से। ओके। अभी हमें देखना है कि ये जो है कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तो इसकी जो ऑनर संस्था है NAPSWI, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो जो है क्लास में भी पढ़ाया है। इसकी स्थापना 2005 में होती है। इस क्लास में भी हमने शुरुआत में डिस्कस किया है। तो ये और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा, ये दो जो है संगठन मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। द इंडियन सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस, अर्लियर कांग्रेस, पहले इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये किसका इनिशिएटिव है। तो ये 12th नंबर का कॉन्फ्रेंस है जो होने जा रहा है कहाँ पे? फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलन, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा। तो ये एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो लोकेटेड इन द रिमोट रूरल एरिया। इसकी थीम पर अगर बात करें तो द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वेल बीइंग सोशल वर्क रिस्पॉन्स, ये इसकी थीम है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट याद करने के लिए है, तो सबसे पहले तो आप याद कर सकते हैं, इसका टाइम ही जरूरी है कि कब वो कहाँ, कब इसका टाइमिंग, मतलब कब से कब तक हो रहा है, फिर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये चीजें। इसके बाद कुछ नया जो निकल कर आया है कंटेंट, वो ये है कि NAPSWI, इसकी एक इनिशिएटिव तो हमने पढ़ी अभी, नेशनल सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस। और दूसरी इनिशिएटिव यहाँ पर बताया गया है कि हैज इनिशिएटेड वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन द नेशनल सोशल वर्क वीक, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर समाज कार्य के सप्ताह को मनाने के लिए एक इनिशिएटिव की गई है। द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ नेशनल सोशल वर्क डे ऑन द लाइन्स ऑफ ग्लोबल सोशल वर्क डे, यानी कि राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस की लंबे समय से जो मांग चल रही थी उसको पूरा करने के लिए एक सप्ताह के उत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो वैश्विक समाज कार्य दिवस की तर्ज पर है, यानी कि विश्व स्तर पर जो समाज कार्य दिवस मनाया जाता है उसी की तर्ज पर भारत में भी कुछ ऐसा हो, भारत में भी समाज कार्य के विषय में लोग ज्यादा जाने। क्योंकि आज भी आप देखते हैं समाज कार्य बहुत कम स्कूलों में है, बहुत कम कॉलेजों में है, यानी कि इंटर लेवल पे आज भी नहीं है। जब आप किसी इंटर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको सोशल वर्क नहीं मिलेगी, अदर सब्जेक्ट मिलेंगे। और सोशल वर्क बड़े बड़े कॉलेजों में भी जनरली कम मिलता है, केवल स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहीं पर मिलता है, या कुछ कॉलेजों में मिलता है, जो कि मुझे लगता है जिले के में अगर 10 कॉलेज होंगे तो एक दो कॉलेज में सोशल वर्क होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। भारत में इस तरह के इनिशिएटिव से समाज कार्य के बारे में लोगों की जागरूकता और जानकारी और बढ़ेगी। तो ये वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 15 से लेकर 21 अगस्त तक मनाया जाएगा। ठीक है। और इस शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत जो है मैंने बताया अभी, इस संगठन ने की है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें इसमें, तो इसका जो लास्ट डे होगा, यानी कि एक सप्ताह ये चलेगा, राष्ट्रीय सामाजिक कार्य सप्ताह, ये एक सप्ताह चलेगा। और एक सप्ताह के बाद जो लास्ट डे होगा वो इंडियन सोशल वर्क डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा भी करेंगे इसी क्लास में। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नेशनल सोशल वर्क वीक है उसका उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह का उद्देश्य भारत में समाज कार्य पेशे की प्रगति, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, और उपलब्धियों को उजागर करना, इस महान पेशे पर गर्व करना, सामाजिक कार्य के प्रति पुनः समर्पित होना,
पेशे की सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए आपसी सीख और सशक्तिकरण के अवसरों को सृजित करना। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत कवर की जाएंगी। और इस सप्ताह के दौरान हम सभी पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, यानी सोशल वर्क से जुड़े जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, जो पेशेवर हैं, ठीक है, उन सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पेशे की सामूहिक पहचान बन सके, कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके, और आपसी सीख का आदान प्रदान हो सके, यानी कि एक दूसरे से हम अपने विचारों को, सोशल वर्क से रिलेटेड अपने थॉट्स को शेयर कर सके। तो ये सप्ताह जो है, ये उत्सव एक सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। और जो अंतिम दिन होगा वो भारतीय समाज कार्य दिवस के रूप में समाप्त होगा, मनाकर समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आप चिंता करने की बात नहीं है। अब भारतीय समाज कार्य दिवस भी मनाया जाएगा, जो कि 21 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, तो 2020 में महामारी के दौरान जो पैंडेमिक था, कोविड-19, ठीक है, पहला उत्सव मनाया गया था वर्चुअली मोड पे। ठीक है, और ये सफल रहा क्योंकि कई सामाजिक कार्य, शैक्षणिक संस्थान, पेशेवर और अन्य शोधकर्ता, प्रैक्टिशनर, छात्र, ठीक है, विभिन्न जीवन के सामान्य लोग इस उत्सव में शामिल हुए और अपनी अपनी अनुभव को शेयर किया। ये स्वतंत्र भारत में पहले समाज कार्य स्कूल की स्थापना के बाद, ठीक है, भी मेल खाता है, जो महात्मा गांधी की ब्लेसिंग के साथ स्थापित हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में पहला समाज कार्य स्कूल कब स्थापित हुआ था? कोई कमेंट करके बताए, कब स्थापित हुआ था? वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। स्वतंत्र भारत में पहला समाज कार्य स्कूल कब स्थापित हुआ था? कोई भी कमेंट करे जिसको पता है। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, 1936 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। तो स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें, तो 15 अगस्त 1947, अभी टेलीग्राम पे मैंने ये क्वेश्चन जल्दी पोस्ट किया है, लगभग एक हफ्ता पहले। 15 अगस्त 1947 को काशी विद्यापीठ में जो है पहले समाज कार्य स्कूल की शुरुआत की गई स्वतंत्र भारत में। जिसने 1936 जवाब दिया है, वो ये जान लें कि 1936 में टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंस, यानी कि दुराबजी टाटा स्कूल स्थापित हुआ था मुंबई में। ठीक है, 1948 जो है बात की बात हो जाएगी। सब 15 अगस्त को देश आजाद हो गया था। और चूंकि जो काशी विद्यापीठ है, ये 1920 में ही स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1920 में भी ये स्थापित हो चुका था। तो इसी में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में पहले समाज कार्य स्कूल की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज थी, डिस्कस हो गई, अच्छा है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में पहले समाज कार्य स्कूल की स्थापना के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि गांधी जी की ब्लेसिंग के साथ ये स्थापित हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट NSW डब्ल्यू प्रोग्राम, यानी कि जो नेशनल वीक ऑफ सोशल वर्क है, पहली बार कब हुआ और किसने किया? तो हमने देखा कि 2020 में पैंडेमिक के दौरान ये शुरू हुआ था। और किसने किसने इसमें जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइज हुआ था, किसने किसने सहयोग किया था, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल थी? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, काशी विद्यापीठ। ठीक है, तो काशी विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, ये वही है जो स्वतंत्र भारत में पहला समाज कार्य का विद्यालय है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो इसने जो है महत्वपूर्ण जो भी चीजें इस विद्यालय के पास थी, इसने अपना पूरा सहयोग किया इसमें नेशनल सोशल वर्क वीक को सेलिब्रेट करने में, पहली बार इन 2020। ठीक है, विद कोलेबोरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, क्योंकि ये ऑनर संस्था है इसकी, तो इसके बिना तो ये संभव था ही नहीं। एंड द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ये भी प्रश्न इसका जो जनरल है, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क का, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में अभी लेटेस्ट में कवर किया है,
ठीक है, जो यूट्यूब पे मेरी 60 वीडियो जैसे 5 जनरल मैंने कवर किए हैं, वहां पर मैंने इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क जनरल के बारे में डिस्कस किया है। तो इसका जनरल भी पूछा गया है लास्ट क्लास में, तो ये चीज भी आप लोग देख सकते हैं 60 वीडियो। एंड ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज द फिफ्थ नेशनल सोशल वर्क वीक, जो है अगस्त 2000, मतलब जो है अगस्त 15 टू 21 मनाया जा रहा है। ये फिफ्थ है अभी जो मनाया जाएगा, यानी कि रनिंग में है। ठीक है, तो ये फिफ्थ है जो कि मनाया जा रहा है इस टाइम। ये 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कल तक चलेगा। ठीक है, तो किसने किसने पहले में शामिल, कौन कौन सी संस्थाएं पहले में शामिल थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं काशी विद्यापीठ। फिर हम देखते हैं कि NAPHWI, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क, और फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये तीन संस्थाओं ने मिलकर पहली बार नेशनल सोशल वर्क वीक को ऑर्गेनाइज किया, मनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज नहीं कल पूछा जा सकता है, इसको याद रखना ध्यान से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दिस ईयर, यानी जो पांचवा मनाया जा रहा है, बेबी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 15 अगस्त टू 21, ये यहाँ पर 2024 होना चाहिए था। ठीक है, एंड द लास्ट डे ऑफ नेशनल सोशल वर्क डे शैल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडियन सोशल वर्क डे। यानी जो वीक मनाया जा रहा है, इसका जो अंतिम दिन होगा वो इंडियन सोशल वर्क डे के रूप में भी मनाया जाएगा। ठीक है, यानी भारत में अब इंडियन सोशल वर्क का वीक भी मनाया जा रहा है और डे भी मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थी। वास्तव में NAPHWI का मानना है कि सभी सामाजिक कार्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें, ताकि समाज कार्य पेशे के हित को बढ़ावा दिया जा सके और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा विकसित किया जा सके। ठीक है, तो हमारे डिस्कशन का जो अंतिम टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो अभी हम आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि अब जो है एग्जाम के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वेल विशेष। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।